नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 20 अगस्त 2025। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर चल रहा है और आज के इस वीडियो में आज के पूछे गए पहले शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो भाई जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो साथियों आप आंसर मिला लीजिए कि आपने जो सेंटर में आंसर दिया है वो सही है या गलत है। और देखिए जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में आने वाले शिफ्टों में होने वाला है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। क्योंकि साथियों देखो आज तो आरआरबी ने मौज ही कर दी है भाई, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आज के इस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जीएस का रिपीट हुआ है, वो आप देखोगे। और आज के जो क्वेश्चंस थे ना वो हार्ड नहीं थे, ज़्यादा हार्ड नहीं था फर्स्ट शिफ्ट में आज जिनका भी पेपर हुआ है। तो चलिए देखते हैं साथियों क्वेश्चंस जिनका पेपर बाकी है। आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और हाँ, जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं। कल भी कराया था 75 क्वेश्चंस का, डेली करवा रहे हैं, उनको आप देख कर जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि एक क्वेश्चन था, विश्व वन्य जीव दिवस 2025 में कब मनाया गया, या फिर थीम इसका पूछा होगा, दोनों ही बता देते हैं। तो विश्व वन्य जीव दिवस 2025 का जो थीम है वह वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, ये जो है थीम है। और याद रखना विश्व वन्य जीव दिवस या विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। तो शायद यही पूछा था कि कब मनाया जाता है, तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 3 मार्च हो जाता। इसका थीम भी याद रखिए, आगे पूछा जा सकता है वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, यही जो है इस वर्ष का थीम था। देखिए, वरुण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है। तो भाई ये जो वरुण युद्ध अभ्यास है ना, ये एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है जो कि भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। अभी जो है ना 2025 में ये 23वां संस्करण आयोजित हुआ, जो कि 19 से 22 मार्च तक आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित हुआ, तो हिंद महासागर में ये आयोजित किया गया था। याद रखना, भारत और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच में। तो भाई ये वरुण युद्ध अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका फ्रांस हो जाता। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची का संबंध किससे है। देखिए, भारतीय संविधान की जो 6वीं अनुसूची है ना, इसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। याद रखना, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, यानी हम कह सकते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है। आज जिसने क्वेश्चन बनाया ना वो साथियों बहुत ही मौज कर दी है। आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब कि बनने वाले क्वेश्चन। अब देखो, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसका संबंध किससे है, तो 7वीं अनुसूची का संबंध जो है ये केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। तो भाई भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसका संबंध किससे है, तो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन से। देखिए, आप लोग वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर करिएगा साथियों, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन था, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। बताओ, मैंने नहीं पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है क्या। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है यार, पहले भी पूछ चुका है, इसी बार इसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, आज फिर से रिपीट हुआ है। तो ASCII का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, होता है ना, मैंने बताया था, आसानी से आंसर किए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन था, शाहजहां के शासनकाल में गांव को क्या कहा जाता था। तो भाई मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में जो गांव होता था उसको ग्राम कहा जाता था या मौजा कहा जाता था। तो ग्राम या मौजा कोई एक ऑप्शन में दिया होगा जो कि आपको टिक करना था। देखिए, शाहजहां के शासनकाल में गांव को ग्राम या मौजा कहा जाता था। इसके अलावा गांव के मुखिया को याद रखना मुकद्दम कहा जाता था या मंडल कहा जाता था। ये पॉइंट याद रखना गांव के मुखिया वाला, क्योंकि आगे पूछा जा सकता है साथियों, ठीक है। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन था कि व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कितनी होती है, व्युत्पन्न मात्रकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो याद रखना व्युत्पन्न मात्रकों की कुल संख्या होती है 7, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर आपका 7 हो जाता। व्युत्पन्न मात्रक इन 7 मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं, याद रखना। और 22 जो है ना एसआई व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ये भी याद रखना। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक आपसे पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर आपका 7 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था, राज्यों के राज्यपाल को कौन शपथ दिलवाता है? तो राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं ना साथियों, उनको कौन शपथ दिलवाता है? तो देखिए राज्यपाल के जो पद का उल्लेख है वो अनुच्छेद 157 में किया गया है और आर्टिकल 157 में यानी 157 में बताया गया है कि राज्यों के जो राज्यपाल होंगे उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ठीक है, को जिस राज्य के राज्यपाल होंगे उसी राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे उन्हीं के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या उल्लेखित है? आर्टिकल 14। ठीक है, बताओ, रिपीटेड है ना, पहले भी पूछ चुका है, आज फिर से रिपीट हुआ है। अब देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण प्रदान करता है भाई अनुच्छेद 14। इसका मतलब है कि राज्य के, देखिए राज्य, इसका मतलब है कि राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यही उल्लेखित है आर्टिकल 14 में। अगला क्वेश्चन था, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 किसने जीता? तो देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 जो है ये भाई किसने जीता है? तो भाई बीजेपी ने जीता है, भारतीय जनता पार्टी ने। कल भी पूछा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है ना बीजेपी ने कुल कितने सीटें जीती थी? तो 48 सीटें जीती थी। ठीक है, दिल्ली विधानसभा से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, इसको एक बार देख लेना आप। अब देखो मतगणना और परिणामों की घोषणा 8 फरवरी 2025 को हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया और सरकार बनाई। देखिए क्वेश्चन रिपीट होना आम बात है। मैंने पहले शिफ्ट का एनालिसिस जब करा था ना तभी आपको बता दिया था कि साथियों 19 दिन पेपर होगा, कुल 57 शिफ्ट में आपके पेपर लिए जाएंगे और जब लंबा पेपर होता है, लंबे दिनों तक पेपर चलता है तो क्वेश्चंस रिपीट होना आम बात है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में प्रचंड प्रहार युद्ध अभ्यास कहां पर आयोजित हुआ? तो भाई मार्च 2025 में प्रचंड प्रहार जो युद्ध अभ्यास है ना साथियों, ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता, अरुणाचल प्रदेश। देखिए इसमें भारतीय सेना, ठीक है, वायुसेना और नौसेना के तीनों अंगों ने भाग लिया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और युद्धक क्षमताओं का प्रदर्शन करना था, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था, आईपीसी की धारा 498A में क्या उल्लेखित है? तो भाई ये भारतीय दंड संहिता की धारा है साथियों 498A। इसमें क्या उल्लेखित है? देखिए किसी महिला के पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा उसके साथ क्रूरता करना अपराध है, यही उल्लेखित है। देखिए ये जो धारा है, धारा 498A, ये 1983 में भारतीय दंड संहिता में जोड़ी गई थी ताकि विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता यानी अत्याचारों को रोका जा सके, जो अक्सर दहेज के कारण होती थी। इसके अनुसार जो भी ऑप्शंस थे वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1991 की नई आर्थिक नीति ने मुख्य रूप से क्या हटाया था? अब ये 1991 का आर्थिक नीति से कई शिफ्टों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज फिर से पूछा है। 1991 की नई आर्थिक नीति ने मुख्य रूप से लाइसेंस राज, परमिट राज और कोटा प्रणाली को हटाया था। ठीक है, किसे हटाया था यही पूछा था। तो इनमें से जो भी ऑप्शंस थे, लाइसेंस राज, परमिट राज और कोटा प्रणाली, वो आपको टिक करना था। ठीक है, देखिए ये जो नीति थी इसका उद्देश्य जो है ना, 1991 की जो नई आर्थिक नीति थी, इस नीति का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से बदलना था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में क्या उल्लेखित है? 5 से 7 क्वेश्चंस जो है ना आज आपको पॉलिटी का देखने को मिला है। ठीक है साथियों, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 7 नहीं यार, यहाँ पर आप जो मान के चलिए 7 से 9 क्वेश्चंस जो है ना आज पॉलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, या कम से कम 7 क्वेश्चंस तो थे ही। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में क्या उल्लेखित है?
तो देखिए अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है भाई। अनुच्छेद 244 जो है यह अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया था, एक शायद ये क्वेश्चन था कि भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर आप हो जाता, आप आम आदमी पार्टी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का संबंध जो है वह किस राजनीतिक पार्टी से है, तो आम आदमी पार्टी से, जिसकी सरकार अभी पंजाब में भी है ना। अगला क्वेश्चन था विजयनगर साम्राज्य को किसने हराया था। देखिए विजयनगर साम्राज्य को किसने हराया था, तो भाई इसका करेक्ट आंसर होता दक्कन सल्तनत के गठबंधन द्वारा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य को 1565 में तालीकोटा के युद्ध में दक्कन सल्तनत के गठबंधन के द्वारा हराया गया था। ठीक है, तो दक्कन सल्तनत का गठबंधन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना कि साथियों तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 में हुआ था। आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर उठाया है एग्जामिनर ने तो भाई यहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, है ना। क्वेश्चन था चौथी अनुसूची, शायद पूछा था, इस क्वेश्चन पे डाउट है, था या नहीं आप बता देना। चौथी अनुसूची का संबंध किससे है, तो याद रखना चौथी अनुसूची जो है ना, अगर नहीं भी था तो जिनका आने वाले शिफ्टों में है वो देख लीजिए। चौथी अनुसूची का संबंध जो है ना राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है, तो इसका करेक्ट आंसर राज्यसभा में सीटों के आवंटन से आपका हो जाता। एक क्वेश्चन था अचार को खराब होने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में विनेगर दिया हुआ था साथियों, सिरका दिया हुआ था, विनेगर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता, विनेगर है ना। अचार को खराब होने से बचाने के लिए उसमें नमक, तेल, सिरका या साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है, तो सिरका आपको ऑप्शन में दिया हुआ था इस क्वेश्चन के लिए, जो कि 100% करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, विनेगर। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भारत के किस राज्य में है। अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में था तो महाराष्ट्र आंसर हो जाता, और अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं था तो गोवा आंसर हो जाता। ठीक है, और गोवा भी अगर ऑप्शन में नहीं था तो फिर तमिलनाडु आंसर होता। देखिए भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। 2011 के जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में 50.8 मिलियन से अधिक लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, तो भाई ये क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना। ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ये क्वेश्चंस मुझे आज देखकर ऐसा लग रहा है कि साथियों ये क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं थे। ठीक है, अब तक जो जितनी भी पेपर शिफ्टें हुई हैं, ठीक है, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके मुकाबले ये जो शिफ्ट था जीएस का पेपर इसमें काफ़ी अच्छा था, बनने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब जिनका भी पेपर बाकी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं, आज भी करवाएंगे शाम में, उसको देख लेना, और डेली लास्ट में जो ऑल शिफ्ट का क्लास आता है उसको भी देख लेना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।